आपने हमारा ध्यान इधर खींच करके हमारी आंखें खोल दी हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर समझदार सरोकारी नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि आने वाले दिनों में तैयारी करके लखनऊ पहुंच करके और देश के हर कोने से ये आवाज उठाए। मैं बहुत जल्दी अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपनी पीढ़ी के तमाम दलों को, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़ के सबको इकट्ठा करूंगा और इस अभियान को चलाने की जिम्मेदारी लूंगा कि ये संग्रहालय सक्रिय बने, जीवंत बने, मार्गदर्शन और प्रकाश का स्तंभ बने। कौन हूं मैं? कौन हो तुम? कौन है ये अरबों लोग जिनसे ये देश बना है? कौन थे जेपी? जो लखनऊ में जयप्रकाश नारायण जी के स्मारक के साथ हुआ है, तो उससे साफ जाहिर है कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि नई पीढ़ी के लोग या देश के लोग ये उनको याद ही न रहे या भूल जाए कि भाई सत्ता के खिलाफ बगावत भी हो सकती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या चीज़ हो सकती है, और मूवमेंट क्या होता है, सड़क का जो मूवमेंट क्या होता है। ये जो मूल्य हैं गांधी जी के, मैं समझता हूं कि जो जयप्रकाश जी गांधी जी के बाद 42 के बाद उन्होंने जो 74 की क्रांति का फिर से बीड़ा उठाया, और वो एक ऐसा नायक है जो दो मतलब जो क्रांतियों के प्रयास का नायक रहा, 42 में भी और 74 में भी, और जिसकी बदौलत जैसा कि कहा हमारे सीनियर कुलीग आनंद कुमार जी ने कि भाई उनकी बदौलत, बल्कि जेपी पे आरोप भी लगता है कि उन्होंने आरएसएस को या जनसंघ को ला करके अपने आंदोलन में शामिल करके उनको एक मुख्य राजनीति की धारा में लाया। आज वो लोग अगर इस तरह की का काम करते हैं, तो होना ये चाहिए था कि उस जेपीएनआईसी सेंटर को जो ये 6 साल से बंद पड़ा है, अधूरा पड़ा है, और आज आप बताइए कितना शर्मनाक है कि उनकी मूर्ति को काले कपड़े से ढक दिया गया था, मतलब माल्यार्पण से पहले काला कपड़ा हटाना पड़ा। और वहाँ सूचना हर साल, उनका ये कहना है समाजवादी पार्टी के लोगों का कि हम हर साल जाते थे वहाँ, और उसमें जो म्यूजियम है उसका तो उद्घाटन भी हो चुका है, हम भी जा चुके हैं, आपने भी उस पर लेख लिखा था भवेल जी। तो वहां पर पुलिस लगा करके ये रोक देना, इसका मतलब ही है कि सरकार जो है वो चाहती है कि कुछ लोग महापुरुष को प्रेरणा देते हैं एक 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 वैकल्पिक राजनीति के, या जो स्वराज्य से, गांधी के ग्राम स्वराज से जुड़ी राजनीति के, जो जीवन मूल्यों की, धर्मनिरपेक्षता की, तो ऐसे जो नेता हैं, ऐसे रहनुमा हैं, और उनके विचारों को गायब कर दिया जाए। सब अराजकता तो यह है, सत्ता का दुरुपयोग यह है कि आप एक ऐसा स्मारक जो जिसका उद्घाटन हो चुका हो, इसको आप बंद किए पड़े हुए हैं, लोगों का वहां पे आने जाने पे आप रोक लगाए हुए हैं। जो अधूरे का उचित तो ये होता कि आप जो काम अधूरे पड़े हुए थे आप उसको पूरा करते और जनता के लिए उसको खोल देते। पिछले 6 सालों में आपने कुछ भी नहीं किया, और एक ऐसा स्मारक जो आज के युवाओं को प्रेरणा देने का एक बहुत बड़ा स्थान हो सकता है, उसको आप बंद किए हुए हैं। तो सत्ता का दुरुपयोग तो आप कर रहे हैं। बनारस में जो इन लोगों ने किया, जिस तरीके से वो संस्थान को गिरा दिया, ये सत्ता का दुरुपयोग है। अराजकता तो इसको कहते हैं, गवर्नेंस तो ये नहीं है। आप जिसका ऐतिहासिक महत्व हो, तमाम गांधीवादी लोग, जयप्रकाश जी के समर्थक लोग, लोहियावादी लोग, जिससे अपना लगाव महसूस करते रहे हो, सालों साल से संस्था जीवित रही हो, वहां पे लोगों का आना जाना हो, उसको आपने जमींदोज कर दिया। और किस बात के लिए? अच्छा, अगर कोई सी तात्कालिकता थी कि आप जमींदोज करने के लिए, तो आपने क्या बना दिया वहां? आज मलबा पड़ा हुआ है। इस सरकारों से तो ये उम्मीद की जाती है कि आप ऐसे स्थलों को जो हमारे राष्ट्र के नायकों के नाम से जुड़े हुए हैं, उनको आप संभाल कर रखिए, उनको धरोहर के रूप में रखिए, जो लोगों को प्रेरणा दे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सत्ता का दुरुपयोग तो आप कर रहे हैं, अराजकता तो आप फैला रहे हैं। ये घबराहट है सरकार की, क्योंकि जयप्रकाश नारायण न सिर्फ मौजूदा सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक आईना है। आज जब जयप्रकाश नारायण का ध्यान करेंगे तो अपनी शक्ल दिखाई पड़ेगी, कहाँ वो और कहाँ हम। उन्होंने देश के लिए क्या किया और हमने क्या किया। उन्होंने इस देश को लोकतंत्र की समस्याओं से जूझने का आत्मविश्वास दिया, और
सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत दिया, उसका रास्ता दिखाया। इसी तरह से उन्होंने चुनाव सुधार के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई और चुनाव सुधार का अनिवार्य आग्रह किया। शिक्षा सुधार के लिए कहा, रोजगार के अधिकार के लिए कहा, दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के लिए कहा। तो जयप्रकाश नारायण एक आईना है और उस पर अगर काला पर्दा या सफेद पर्दा डाल दिया जाए तो अपनी शक्ल कम से कम नहीं देखने का मौका आएगा, शर्म नहीं आएगी। लेकिन इनको ये समझ में आना चाहिए कि खाली सरकार से समाज नहीं चलता है, समाज का अपना अलग तरीका होता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम पता लगा लेंगे, इतिहास के पन्नों में देख लेंगे। और हिंदुस्तान में कम से कम 50 जगहों पर, पटना से लेकर जयपुर तक और कर्नाटक से लेकर के केरल और नागालैंड से लेकर कश्मीर तक जयप्रकाश के योगदान की कहानियां लोगों के दिमाग में है। और इस देश के बनाने में जो उन्होंने योगदान किया और जो नीडशीर विवेक विकसित किया, जो गलत था, इंदिरा गांधी तक को, जो उनकी बेटी जैसी थी, उनके दोस्त की लड़की थी, वहां से लेकर के आरएसएस तक सबको उन्होंने अपनी आलोचना से मार्गदर्शन दिया। तो आज अगर वो संग्रहालय बंद है तो इस सरकार की करतूत का एक नमूना होगा। अभी उन्होंने सर्व सेवा संघ का भवन इसलिए कब्जे में किया, गांधी विद्या संस्थान जयप्रकाश जी का बनाया हुआ, कि वहां कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। अब अगर कहा जाए कि जो सरकार 6 साल से लखनऊ में संग्रहालय को बंद रखे हुए है, उसकी सजा किसको दी जाएगी? उसकी पुलिस बुलाई जाएगी, उसके लिए किस अदालत में दरखास्त दी जाएगी? तो अदालत है जनता की अदालत। और हम लोग आज इस समय जब चारों तरफ अंधेरा फैल रहा है तो एक नारा याद आ रहा है, अंधेरे में 3 प्रकाश, गांधी लोहिया जयप्रकाश। गांधी की विरासत को, जयप्रकाश की स्मृति चिन्हों को आप बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन आप सरकार हैं, समाज नहीं है। समाज सरकार से बड़ी होती है और उस व्यापक समाज के अंदर नई पीढ़ी जानना चाहती है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मेरा ये निष्कर्ष है कि सभी सत्ताधीशों के लिए जयप्रकाश नारायण एक आईना है। जयप्रकाश नारायण की जो कृति है, जो चिंतन है, जो योगदान है, उसके आगे आज के तमाम नेता बौने दिखाई पड़ते हैं, स्वार्थी दिखाई पड़ते हैं, एक माने में लोकतंत्र के पतन के अपराधी दिखाई पड़ते हैं। तो अगर अखिलेश यादव ने काले कपड़े से ढकी हुई जयप्रकाश की प्रतिमा पर जाके माल्यार्पण किया तो उन्होंने अपने पुरखे को याद करने का धर्म निभाया, पितृ की पूजा की। और अगर महंत आदित्यनाथ और उनके चेले चपाटे, उनके मंत्री इसकी निंदा करते हैं तो ये शर्मनाक काम है। उनको खुद, जैसा रामदत्त जी ने कहा, धन्यवाद देना चाहिए कि चलो हमसे भूल हुई, तुमने विरोधी दल के नेता के नाते हमको रास्ता दिखाया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा लखनऊ के बादशाह से और दिल्ली के राजा से कि आप सत्ता के अहंकार में इतने मत डूब जाइए। इस सत्ता को संभव बनाने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्मित करने वाले जो योगी, सन्यासी, कुर्बानी देने वाले नायक थे, उनमें से सबसे अलग तरह के जयप्रकाश नारायण को अभी भी देर नहीं हुई। अभी 11 बजे, 11 तारीख तो है, लेकिन रात का 12 तारीख अभी नहीं बदली हुई है महंत जी, और तारीख नहीं बदली हुई मंत्री जी। अपने आरामगाह से निकलिए और जाके जयप्रकाश नारायण का माल्यार्पण करिए। आनंद जी, आप तो इस आंदोलन में भी शरीक रहे हैं और उस आंदोलन में शरीक बहुत सारे लोग अभी बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर हैं, देश भर में बड़े राजनीतिक ओहदे पर हैं। आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह का एक भारत में, मैं तो मानता हूं कि पूरे भारत में अभी जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ कोई ऐसा बड़ा संग्रहालय बनाने की कोशिश कहीं भी नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी कोशिश अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में की। तो इसको अब एक राजनीतिक मुहिम के तौर पर लिया जाना चाहिए और इसको खोला जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी ये समझ सके कि जयप्रकाश नारायण की किस तरह की भूमिका थी, उनका किस तरह का संघर्ष था, उनका जीवन किस तरह का था और वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपने हमारा ध्यान इधर खींच करके हमारी आंखें खोल दी हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर समझदार सरोकारी नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि आने वाले दिनों में तैयारी करके
लखनऊ पहुंच करके और देश के हर कोने से ये आवाज उठाए कि जयप्रकाश नारायण स्मृति संग्रहालय खोलो, जयप्रकाश नारायण के विचारों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो, और इसमें हम सबका सहयोग लेंगे। और जो इनके पुरखे हैं उनसे तुलना करने के लिए कहेंगे, देख कहाँ वो और कहाँ ये। और फिर इनके नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के पास जाएंगे कि कुछ तो याद आ रहा होगा आपको, कभी तो आप इनके पीछे चले थे और आपने जिनको बैठाया है कुर्सियों पर, देखिए वो क्या हरकत कर रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आनंद जी, ये लोकतंत्र की पाठशाला में पढ़े नहीं हैं, इनको मालूम नहीं है कि सरकारें बदलती रहती हैं, संविधान स्थिर रहता है और समाज इन सरकारों को उनके अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करता है और बुरे कारणों के लिए इनकी आलोचना करता है। लेकिन कोई सरकार अपने पहले की सरकार को अगर त्याज्य समझे, अगर उसके किए हुए कामों को बंद करना चाहे, तो ये देशद्रोह है, ये संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन है। अखिलेश यादव के पहले भी मुख्यमंत्री थे और श्री महंत आदित्यनाथ के बाद भी मुख्यमंत्री रहेंगे। जो पहले का मुख्यमंत्री करता है उसका बाद का मुख्यमंत्री अगर बिगाड़ता है तो ये सिलसिला आत्महत्या वाला सिलसिला है। हमने देखा कि गांधी समाधि जवाहरलाल नेहरू जी के राज में बनी थी और हर 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को राजघाट पर और 30 जनवरी को बिरला हाउस में, सरकार चाहे जिसकी हो, उस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब जाते हैं। ये एक राष्ट्र निर्माण का एक सर्वसम्मत रास्ता है। ये लोकतंत्र का तकाजा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर चले। ये गैर जिम्मेदारी नहीं की अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया। वो उस धारा के नायक हैं जो कहती है अंधेरे में 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश। तो जयप्रकाश को कैसे भूल जाएंगे? लोहिया का कल उनकी पुण्यतिथि है, लोहिया की पुण्यतिथि पर कैसे भूल जाएंगे? और ये जो मौजूदा सरकार है ये अवसरवादियों की सरकार लगती है। एक तरफ तो ये जयप्रकाश को अपने समय का सबसे निर्मल नायक मानते हैं, उनके नेतृत्व में हुई लड़ाई को दूसरी आज़ादी की लड़ाई कहते हैं। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन में जो लोग जेल में गए थे उसमें भाजपा के भी बहुत सारे लोग, उनको पेंशन मिलती है, पेंशन लेते हैं। और दूसरी तरफ जिसे कंधे पर बैठे हैं उसका सम्मान करने की चेष्टा को अराजकता कहते हैं। किसका नुकसान किया अखिलेश यादव ने और किसका फायदा किया? अखिलेश यादव ने हमारा फायदा किया, एक नागरिक का फायदा किया कि हमको कर्तव्य बोध जो हमको कहता, लखनऊ के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को ये याद दिलाया कि जयप्रकाश नारायण के प्रति अपना आभार प्रकट करो। और दूसरी तरफ सरकार को जगाया जो नशे में है, इसको कोई संस्कार नहीं लगता है, अपने इतिहास से कोई इनको प्रेरणा नहीं मिलती है। जहां देखो वहीं इनको दोष दिखाई पड़ता है। अब वो अखिलेश यादव के जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माला चढ़ाने को भी एक दोष की कार्रवाई, एक अपराध की संज्ञा दे रहे हैं और कैबिनेट मंत्री दे रहे हैं। मुझे इनकी इस तरह की समझदारी पर एक तरह का एक कहिए कि हंसी आती है और दुख भी होता है। अगर अरुण जेटली होते जो हमारे साथ जयप्रकाश जी ने जिनको राष्ट्रीय विद्यार्थी युवा समिति का सह संयोजक बनाया था, उस अरुण जेटली को, उस सुषमा स्वराज को, या अभी लालकृष्ण आडवाणी जी के यहाँ आप संपर्क करें, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से संपर्क करें। जो लोग गोविंदाचार्य से पूछिए कि अखिलेश ने सही किया या ब्रजेश पाठक की बात सही है, इसमें कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। ये सब लोग कल की राजनीति से पैदा हुए हैं और इनको अपने इतिहास से कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। हमारे जैसे लोग अखिलेश यादव को बधाई देते हैं और रामदत्त जी को और मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं कि खुल के, और ये आपने हमारे लिए हमारे एक रास्ता बताया है। मैं बहुत जल्दी अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपनी पीढ़ी के तमाम दलों को, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़ के सबको इकट्ठा करूंगा और इस अभियान को चलाने की जिम्मेदारी लूंगा कि ये संग्रहालय सक्रिय बने, जीवंत बने, मार्गदर्शन और प्रकाश का स्तंभ बने।
मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।